नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 हिंदी में एक कविता दी गई है। कविता का नाम है भारत माता की जय बोल दो। इस कविता के लेखक हैं वीरेंद्र मिश्र। यह कविता ओज गुण से परिपूर्ण कविता है। कवि ने इस कविता में देशवासियों से मातृभूमि को विजयी बनाने की बात कही है। इस कविता की हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे। इसके अलावा जो कवि हैं तो उनका जीवन परिचय भी आपको आने वाली वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और कौन कौन से प्रश्नोत्तर हैं जो आपकी परीक्षा में कक्षा 12 की परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में आएंगे, उन सभी को भी हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए कि आप और किस प्रकार से वीडियो चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपकी विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। प्रस्तुत कविता भारत माता की जय बोल दो ओज से परिपूर्ण कविता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जो काव्य गुण होते हैं वो 3 होते हैं, तो यह ओज गुण से परिपूर्ण कविता है और कवि ने इस कविता के माध्यम से देशवासियों से आह्वान किया है कि मातृभूमि को विजयी बनाने की बात इस कविता में कही गई है। वीरेंद्र मिश्र के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी और जान लेते हैं। वीरेंद्र मिश्र जो है छायावादोत्तर काल के गीतकार कवि हैं। उनके गीतों में राष्ट्रीय भावना है और इसके अलावा प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण उनके काव्य में मिलता है। वे सच्चे अर्थों में संस्कृति के पुजारी एवं रक्षक हैं। अतः इस कविता में कवि ने सांस्कृतिक चेतना तथा प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। कवि ने भारतीयों से आह्वान किया है कि भारत माता को विजयी बनाएं। ठीक है, तो इतना हमने कवि के बारे में जाना है और उनकी लेखनी के संबंध में। अब हम कविता पढ़ लेते हैं। भारत माता की जय बोल दो कविता, फिर इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कविता है, सांझ सकारे चंदा सूरज करते जिसकी आरती, उस मिट्टी में मन का सोना डाल दो, ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो। वह माली है वह खुशबू है हम चमन, वह मूरत है वह मंदिर है हम नमन, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा, उसकी देहरी पर अपना माथा टेक कर हम उन्नत होते हैं उसको देख कर, ऋतुओं उसको नित नूतन परिधान दो, झुलस रही है धरती सावन दान दो, सरल नहीं परिवर्तन में मन ढालना, हर पर्वत से भागीरथी निकालना। तो ये अपनी कविता हो गई। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ मीन्स जो इसके कठिन शब्द हैं, तो सांझ, जैसे सांझ का मतलब होता है संध्या या शाम। सकारे, सकारे का मतलब होता है सुबह है। ये शब्द जो हैं ये कैसे शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं। चंदा यानी कि चंद्रमा, सूरज सूर्य। इसके अलावा हम देखेंगे ग्रह नक्षत्र जो आकाशीय पिंड है, तो यहाँ ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो का मतलब होता है ग्रह नक्षत्र किसको बताया गया है? आम जनता को, आम जन को यहाँ ग्रह नक्षत्र बताया गया है। इसके अलावा अब हम देखते हैं माली, तो माली वही है बगीचा की का जो रक्षक होता है। चमन, चमन का मतलब होता है बगीचा। आशीर्वाद यानी कि शुभ आशीष देना। इसके बाद हम देखते हैं देहरी, तो देहरी का मतलब होता है चौखट, जो दरवाजे के नीचे एक लकड़ी की पट्टी होती है, टेक कर यानी कि स्पर्श करके। नूतन, नूतन का मतलब होता है नया। परिधान यानी कि वस्त्र और झुलसना, झुलसना का मतलब होता है जलना।
गर्मी की व्याकुलता, परिवर्तन वही है बदलाव, भागीरथी गंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भागीरथी जो है ये पर्यायवाची शब्द के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके हम संदर्भ देखेंगे तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि यह कविता कहाँ से ली गई है, उसकी लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पद्य में कवि ने भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, इसकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए। फिर से हम बता रहे हैं संदर्भ इसका, अभी इसका संदर्भ नहीं था ये। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 विविधा से भारत माता की जय बोल दो कविता से अवतरित है और इसकी रचयिता हैं वीरेंद्र मिश्र। हमारा संदर्भ क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक विविधा 2 के भारत माता की जय बोल दो कविता से अवतरित हैं या ली गई हैं और इसके रचयिता या लेखक वीरेंद्र मिश्र है। प्रसंग में हमें लिखना है, प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत माता के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम व्याख्या देख लेते हैं। तो सांझ सकारे चंदा सूरज करते जिसकी आरती, उस मिट्टी में मन का सोना डाल दो, ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो। कवि वीरेंद्र मिश्र जी कह रहे हैं कि जिस देश का गुणगान सुबह शाम सूरज तथा चंद्रमा किया करते हैं, उस भारत माता की सेवा पूर्ण मन से करो, यानी कि पूरे मन के साथ करो। उसकी सेवा में अपने मन को पूरी तरह से लगा दो। इसके अलावा कवि कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्रों, यानी कि जो संपूर्ण पृथ्वी पर आम जनता है, तो उनके लिए कवि ने कहा है कि भारत की जय जयकार करो, भारत की जय, भारत माता की जय बोल दो। वह माली है खुशबू, वह माली है वह खुशबू है हम चमन, वह मूरत है वह मंदिर है हम नमन, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। तो कवि कह रहे हैं कि आगे कवि कहते हैं कि भारत माता का हम अन्न जल प्राप्त करके बड़े होते हैं। प्रत्येक भारतीय में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। हम सभी उस बगीचे के फूल हैं, इसमें राष्ट्र देवता की प्रतिमा है। हमारा इसको नमन स्वीकार हो, देश हमारे ऊपर आशीर्वाद की तरह छाया किए हुए है। वह माली है वह खुशबू है हम चमन, वह मूरत है वह मंदिर है हम नमन, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा, उसकी देहरी पर अपना माथा टेक कर हम उन्नत होते हैं उसको देख कर। तो कवि कह रहे हैं कि हमारा नमन स्वीकार करो, देश हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद की तरह छाया किए हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियों में आपस में मधुर संबंध हो, साथ ही वार्तालाप भी मधुर हो, यानी कि जो लोग हैं वो आपस में मीठा और अच्छा बोलचाल और व्यवहार रखें। हम भारत माता को अपना मस्तिष्क या माथा झुकाकर स्पर्श करते हैं। तो क्या है, उसकी देहरी पर अपना माथा टेक कर हम उन्नत होते हैं उसको देख कर, यानी कि भारत माता की जो देहरी है उस पर हम अपने सिर झुका करके माथा टेक करके देखते हैं हम, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, हम उन्नत हो रहे हैं। किसको, भारत माता और उसकी प्रकृति को देख करके और उसको अपना करके। ऋतुओं उसको नित्य नूतन परिधान दो। तो कवि कह रहे हैं कि जो ऋतु हैं, जो जितनी भी ऋतुएं होती हैं, तो उनसे कवि आवाहन कर रहे हैं कि तुम भारत माता को सतरंगी वस्त्र प्रदान करो। सतरंगी वस्त्र का यहाँ मतलब होता है कि नित्य नूतन परिधान दो, कि जो मौसम का परिवर्तन होता है तो उससे प्रकृति जो है धरती में जो है अन्न जल, इसके अलावा प्राकृतिक जो संसाधन है वो फलते बढ़ते फूलते हैं। तो झुलस रही है धरती सावन दो, सरल नहीं परिवर्तन
में मन ढालना। तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रकृति, धरती झुलस रही है, उसको पानी दो, उसको सावन दो, धरती की प्यास बुझाओ। सरल नहीं है परिवर्तन में मन ढालना। यहाँ कवि ने ये कहा है कि मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना इतना आसान नहीं है। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में इंसानियत के गुणों को संचार करना काफ़ी कठिन हो जाता है। यह उसी प्रकार कठिन है, प्रत्येक पर्वत से गंगा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तो कवि ने कहा है कि हर पर्वत से भागीरथी निकालना, यानी कि प्रत्येक पर्वत से गंगा का प्रवाह या गंगा नदी को निकालना संभव नहीं है। उसी प्रकार से सरल नहीं है परिवर्तन में मन ढालना, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है तो उसमें हमें अपने आप को उसी के अनुकूल बना लेना इतना आसान नहीं है। फिर भी कवि प्रकृति और आम जन और ग्रह नक्षत्रों से यह आवाहन करते हैं कि जो हमारी भारत माता है उसको उन्नत, समृद्ध और उसकी रक्षा करो। ठीक है, तो इतना ये अपना इसका जो है अर्थ हो गया। अब विशेष में या काव्य सुंदर में हम लिखेंगे तो कवि ने भारत माता की वंदना की है। पद्यांश में गीता का गुण विद्वान है, लक्षण प्रधान भाषा का प्रयोग है और प्रकृति के विभिन्न उपादानों का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले पद को देख लेते हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जिस मंदिर मस्जिद गिरजे में कैद पड़ा इंसान हो, आओ उसमें किरण किवाड़ा खोल दो, कुमकुम पत्रों भारत की जय बोल दो, उसको करो प्रणाम दृगों में नीर है, झिलम की आँखों वाला कश्मीर है, बजरे और सिकारे उसकी झील के, लगते बंजारे तारे कंदील से, किसी नारियल बन की गे सुगंध से, अंतरीप के दूरागत मकरंद से, फूटा करता नए गीत का अंतरा, कुछ क्षणों को दुख भूल विहंसती है धरा, दो छवि कालों के अंतर आवास में, कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। तो ये कविता हो गई। अब इसके हम सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में हमें लिखना है प्रस्तुत पद या पद्यांश या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ विविधा 2 के से ली गई हैं। कविता भारत माता की जय बोल दो से यह पंक्तियाँ अवतरित हैं और इसके लेखक वीरेंद्र मिश्र हैं, गीतकार वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रसंग में हमें लिखना है चारों ओर अशांति का वातावरण यहाँ कवि ने चित्रित किया है। पूजा अर्चना के नाम पर पाखंड है। इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमें अपनी सभी आवश्यकता को जो है पूरी करना है। कुछ शब्दार्थ भी हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे कैद है, तो कैद का मतलब होता है कैद का मीन्स बंदी बनाना या बंद रखना। किरण, किरण का मतलब वही है किरण, किरण का मतलब होता है वही किरण, जैसे सूर्य की किरण हुई। कुमकुम, तो कुमकुम पत्रों, कुमकुम का मतलब होता है रोली या सिंदूर। पत्र वही पत्र। दृग यानी कि आँखें, आँख का पर्यायवाची है दृग। सिकारे एवं बजरे, तो सिकारे एवं बजरे जो है, बजरे और सिकारे ये छोटी नाव के लिए कहा गया है। अंतरा, तो अंतरा का मतलब होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कंदील, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंदील का क्या मतलब होता है, जो लालटेन होती है या चिमनी, जैसे उसमें तेल भर के उसको जलाया जाता है अंधेरे में। इसके अलावा हम देखते हैं अंतरीप, तो अंतरीप का मतलब होता है जो दीप है, दीपों के मध्य की उठान। मकरंद, मकरंद यानी कि पराग, जो फूल के अंदर का जो रस होता है। अंतरा, तो अंतरा का मतलब होता है विराम। आवास, निवास है, दूरागत यानी दूर से आती हुई। विहंसती यानी कि खुश होती हुई। ठीक है, तो इतना आपको ये जो शब्दार्थ है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं।
तो व्याख्या में कवि कह रहे हैं कि जिस मंदिर मस्जिद गिरजे में कैद पड़ा इंसान हो, आओ उसमें किरण किवाड़ा खोल दो, कुमकुम पत्रों भारत की जय बोल दो। उसको करो प्रणाम दरगों में नीर है, झिलम की आँखों वाला कश्मीर है। कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसे मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में कोई आस्था नहीं है जिन इबादत गाहों या जिन पूजा ग्रहों में मनुष्य और इंसानियत को बंदी बना लिया जाता है। मानव संकीर्णताओं में फंसकर रह गया है। इन पूजा ग्रहों के दरवाजे खोलकर इनके पास तक सच्चा ज्ञान आने दो। भारत के अमर सपूतों, भारत की जय जयकार करो। जो दुखी हैं परित्यागता यानी कि जो छोड़े हुए हैं उनका भी सम्मान करो। आगे कवि कहते हैं चित्रात्मक रूप में यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है कि देश की धरती का स्वर्ग कश्मीर है, झेलम नदी इसकी आँखों के समान है। झेलम की आँखों वाला कश्मीर है, यानी कि कश्मीर जो है वो क्या है, देश की धरती का स्वर्ग है। झेलम इसकी आँखों के समान है, यानी कि जो भारत माता की आँखों के समान झेलम है। कश्मीर की सुंदरता झीलों में स्थित शिकारा तथा बजरे उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। बजरे और शिकारे उसकी झील के लगते बंजारे तारे कंदील से, यानी कि जो झेलम है तो उसमें जो बजरे और शिकारी जो नाव छोटी छोटी नाव हैं तो वो क्या है उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और कैसे लगते हैं, जैसे कोई चिमनी जल रही हो, दीपक या लालटेन के समान वह लगते हैं। आगे कवि बोल रहे हैं किसी नारियल बन की गे सुगंध से, अंतरीप के दूरागत मकरंद से, फूटा करता नए गीत का अंतरा, कुछ क्षण को दुख भूल बेहंसती है धरा। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नारियल बन की सुगंध प्राप्त करने योग्य है। किसी उठी हुई भूमि के भाग में पराग की खुशबू लगातार आ रही है। सभी ओर प्रकृति शोभा दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारे मन में प्रसन्नता पूर्वक गीत की पंक्तियां अनायास ही निकलने लगती हैं। फूटा करता नए गीत का अंतरा, कुछ क्षण को दुख भूल बेहंसती है धरा, यानी कि अनायास एकदम से ही हमारे अंदर जो है गीत की पंक्तियां याद आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में धरती माता अपने दुखों को भूल जाती है और वह प्रसन्न होने लगती है। धरती पर खुशहाली तथा प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले की स्थिति तथा बाद के बीच के अंतराल हमें बलिदानों का स्मरण करा देता है। जिस प्रकार आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भाव जागरण का दृश्य जो है बन रहा है। दो छवि कालों के अंतर आवास में कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से जो है धरती माता में जो अशांति है, जो पूजा अर्चना के नाम पर संकीर्णताएं हैं, उन सभी का वर्णन किया है। इसके अलावा जो धरती माता दुख झेल रही है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद और आशा की किरण उन्हें दिखाई देती है। तो यही सब जो है कवि ने इस कविता में बताया है। अब विशेष में हमें लिखना है कि गीता और संगीतात्मकता का गुण है तो कांत शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। जैसे तत्सम शब्द क्या है, जैसे कुमकुम पत्र, तो कुमकुम पत्र, इसके अलावा दृग, दूरागत, बेहंसती, ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग किया है। अलम अनुप्रास अलंकार की जो है इसमें कहीं कहीं पर भाव दिखाई देता है। तो इतना हमें लिखना है। अब इसके बाद दूसरे पद की व्याख्या हो गई। तीसरे और चौथे पद की व्याख्या आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, और इन्हीं के आप लोग 2-4 बार ही वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएंगे। और इसके बाद हम फिर दूसरे तीसरे पद की व्याख्या के बाद फिर हम
कवि का जीवन परिचय और इसके प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है वही आपको दिए जाएंगे। दिए तो सभी जाएंगे, फिर भी उन पर नोट किया जाएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि देखो 12th जो 12वीं है, यदि इसमें आपकी अच्छी परसेंटेज आती है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आगे आने वाले जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, जो भी आप अपना टारगेट बना के चलते हैं, तो उसमें 12th की परसेंटेज बहुत ही मायने रखती है। तो ठीक से पढ़ाई करिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या आप लोग चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।